जो नर्वस सिस्टम कल बताया था, ठीक। उसके बाद क्या था हमारा स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम की बात बताई, ब्रेन स्टेम कहाँ होता है ये बताया था, ठीक। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला होते हैं। ब्रेन स्टेम के कौन से 3 पार्ट थे? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला तो ब्रेन था, ठीक। ब्रेन में क्या था? सेरेब्रम, जिसको क्या कहते हैं? मेन ब्रेन। ब्रेन यही है, ठीक। इसमें सेरेब्रम के कितने, ये ब्रेन के कितने पार्ट है? सेरेब्रम, डायनेसिफेलन, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, ठीक। ठीक, ये हो गया आपका ब्रेन। ब्रेन में क्या होगा? सेरेब्रम, ये जो दिख रहा है, इसके अंदर डायनेसिफेलन, यहाँ पर ये ब्रेन स्टेम दिख रहा है, ठीक। ब्रेन स्टेम दिख रहा है और सेरेबेलम ये दिख रहा है। 1 2 3 और चौथा कहाँ गया? अंदर की तरफ है, वो दिया ऐसे बाहर से नहीं दिखेगा, ठीक। ये हो गया। उसके बाद क्या है? ब्रेन स्टेम, जो नीचे आपने देखा था ब्रेन स्टेम का पार्ट था, उसके ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। तीनों के अलग अलग फंक्शन बताए थे, क्या क्या थे? तो सबसे ऊपर होता है उसे क्या मिड ब्रेन बोलते हैं, ठीक। मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स, फिर सबसे लास्ट मेडुला। मेडुला के बाद क्या स्टार्ट होती है हमारे? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो मिड ब्रेन में क्या है? इन्वॉल्व विजुअल रिफ्लेक्स। मिड ब्रेन में किस चीज का कंट्रोल होता है? हमारी विजन का। पॉन्स में किस चीज का कंट्रोल होता है? हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन का, ठीक है। और मेडुला में किस चीज का होता है? हार्ट, लंग्स, और जो हम लोग घूंटते हैं, निगलते हैं, ठीक है। खाना खाते तो निगलते हैं ना, स्वॉलो करते हैं, तो स्वॉलो और खांसना, ठीक। कफिंग, वोमिटिंग और स्नीजिंग, ये सब वोमिटिंग और स्नीजिंग और कफिंग, वोमिटिंग और स्नीजिंग क्या है? चीज रिफ्लेक्स है बॉडी में। ये रिफ्लेक्स कहाँ से मैनेज किए जाते हैं? मेडुला से। अच्छा, रिफ्लेक्स ये बहुत जरूरी होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इनवॉलंटरी रहते हैं। खांसना इनवॉलंटरी है ना, छींकना, स्नीजिंग, वो भी इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक। और वोमिटिंग भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब इनवॉलंटरी है, ठीक। अनैच्छिक जिसे बोलते हैं, ठीक है, हमारी बिना इच्छा के ये चीजें होती है, ये सब मेडुला से कंट्रोल होती है। सेरेबेलम का काम क्या था? मिड ब्रेन का काम बता दिया ना तीनों का। मिड ब्रेन में क्या, ब्रेन स्टेम में क्या आता है? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। तो ब्रेन स्टेम का काम हो गया। अब ये बचा सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या काम था? पोस्चर, बैलेंस, इक्विलिब्रियम बॉडी का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मेन पार्ट में ब्रेन का है वो सेरेब्रम। सेरेबेलम छोटा दिमाग पीछे की तरफ रहता है और सेरेब्रम बड़ा दिमाग है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो सेरेब्रम बड़ा दिमाग है, इसलिए इसका फंक्शन कैसा होगा? इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। मेन फंक्शन जो है सेरेब्रम करेगा, और जो सेरेबेलम छोटा है, छोटा ब्रेन है, ठीक है, उसके फंक्शन कम होंगे। जो हायर फंक्शन क्या है? थिंकिंग, लर्निंग और इमोशन, फूड, है ना, ये सब चीजें सेरेब्रम से कंट्रोल होती है, ठीक। सेरेब्रम में बताया था कॉर्टेक्स होता है, सबसे बाहर जो हम देखते हैं वो सब पूरा कॉर्टेक्स है, ठीक। कॉर्टेक्स में कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ठीक। हर लोग के अलग अलग स्पेशल फंक्शन थे, वो आगे चैप्टर जब पढ़ाएंगे ब्रॉडबेंच एरिया में, तो उसमें अलग अलग फंक्शन भी बताएंगे, ठीक। अभी इतना समझ लो, मोटा मोटा एक फंक्शन समझ लो कि चारों जो लोग होते हैं उसका क्या काम है। जो फ्रंटल लोब था वो हमारा ब्रोकास एरिया, बोलने का एरिया है, ठीक है, और थोड़ा थिंकिंग का भी एरिया है, ठीक। और पैराइटल लोब जो है वो हमारा लर्निंग और थिंकिंग ये सब कंट्रोल करता है, ठीक। टेम्पोरल लोब हमारा हियरिंग कंट्रोल करता है, ठीक। ऑक्सीपिटल लोब हमारा विजन कंट्रोल करता है, सबसे पीछे जो हमारी आंखें तो सामने होती हैं, लेकिन हमारा विजुअल एरिया कहाँ होता है ब्रेन में? सबसे पीछे की तरफ, 17, 18, 19, ये 17, 18, 19 है, ठीक है। एरिया भी आगे ब्रॉडबेंच एरिया पढ़ाएंगे तो उसमें सारे 45-46 एरिया हैं, सारे एरिया के बारे में बता देंगे। जैसे आप लोग को पूछा, पता होना चाहिए ना मोटर एरिया कौन सा है और सेंसरी एरिया कौन सा है। मोटर एरिया कौन सा है? 4 नंबर, 6 नंबर,
सेंसरी एरिया कौन सा है? 1 2 3 सेंसरी एरिया है। अभी आगे ब्रॉडबैंड एरिया पढ़ाएंगे, उसको बताएंगे। ठीक, तो ठीक है। सेरेब्रम में हमारा कैसा है? डायनसेफ्लॉन था। डायनसेफ्लॉन के 4 पार्ट बताए थे, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक, और वेंट्रल थैलेमस। ठीक, आगे बढ़े। ये अभी रिवाइज कर लो, आगे डिटेल में बताएंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम के सारे लोब, चारों लोब पता चल गए। उसके जो पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये पता चल गया। ब्रेन स्टेम। सेरेब्रम के बाद क्या आता है? ब्रेन स्टेम। जिसमें ब्रेन स्टेम में क्या होता है? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में क्या रहता है? स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिंगुटा ऑफ द ब्रेन टू द एरिया अराउंड द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा इन द लोअर बैक। तो हमारी मेडुला के नीचे से स्टार्ट होता है, जहां मेडुला खत्म होती है वहां से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है और कहां तक जाता है? L1 वर्टिब्रा तक। ठीक, पीछे से लंबर 1 वर्टिब्रा, जहां से हमारी थोरैक्स सारी T12 खत्म होती है। उसके बाद क्या शुरू होती है? L1। थोरैक्स कितनी वर्टिब्रा होती है? सर्वाइकल में कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, और थोरैसिक में 12। ठीक, T1 T2 करके T12 तक होती है। उसके बाद L1 से लेके L5 शुरू होती है, फिर S1 से लेके S5, फिर कॉकिक्स 1। ठीक, तो हमारी L1 कहाँ पर आएगी? इस पोजीशन पे आएगी लगभग। ठीक है, थोरैक्स के जहाँ थोरैक्स एंड होता है, उसके बाद L1 शुरू होगा। तो स्पाइनल कॉर्ड पूरे थोरैक्स एरिया में रहता है, उसके बाद L1 पे जाके खत्म हो जाता है। L1 पे खत्म होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? क्या स्पाइनल कॉर्ड पूरा खत्म ही हो जाता है? उसकी ब्रांचेस निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है? लंबर स्पाइनल नर्व्स। हमारे दोनों लिम्स, जो लोअर लिम्स है, हमारे दोनों पैर के लिए L1 के बाद से क्या निकलती है? नर्व्स का गुच्छा निकलता है, क्लस्टर ऑफ नर्व्स। उसमें वो आगे बनती है, प्लेक्सस जाल बनता है। ठीक, उसमें से फर्दर क्या होता है? अलग अलग नर्व्स निकलती हैं। कोई होती है जो थाई के सामने की तरफ जाती है, कोई थाई के बैक में जाती है। ठीक, इसी तरह पूरे हमारे ग्रेटर टो तक सारी नर्व्स जाती हैं। कहाँ से निकलती हैं? लंबर एरिया से निकलती हैं। ठीक, और हमारे हैंड्स पे कितनी नर्व्स आती हैं? स्पाइनल नर्व्स। ये सब स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी नर्व निकलती है? स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व से सर्वाइकल एरिया से जो निकलती हैं वो हमारे हाथ को सप्लाई करती हैं, और लंबर एरिया से जो निकलती हैं वो हमारे लोअर लिम्स को सप्लाई करती हैं। और हमारे ट्रंक को T1 से लेकर T12 जो निकलती है स्पाइनल नर्व, वो हमारे ये जो रिब्स हैं, रिब्स के आसपास एरिया में सराउंडिंग रहती हैं। ठीक, उसके बाद वो उसके नाम अलग अलग रखे जाते हैं। सियाटिक नर्व हो गया, ठीक है, फीमोरल नर्व हो गया, पेरोनियल नर्व हो गया। ठीक, बाद में नाम रखते हैं उसका। पहले तो वो L1 से निकलती है, L1 के लेवल के बाद से सारी स्पाइनल नर्व निकलती हैं। आगे जब हमारे जिस एरिया में जाती है उस एरिया का नाम रख देते हैं। जैसे यहाँ काफ में, जिस काफ को जो सप्लाई करती है पेरोनियल नर्व रख देते हैं। फ्रंट में जो सप्लाई होती है, जो नर्व निकल के आती है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व, उसको फीमोरल नर्व बोल देते हैं। पीछे की तरफ जाती है तो सियाटिक नर्व बोल देते हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं। तो एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लिंगुटा टू द ब्रेन टू द एरिया अराउंड द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। तो मेडुला के नीचे से स्टार्ट होती है और L1 पे खत्म होती है। नर्व फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सटेंड आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी नर्व जो है स्पाइनल नर्व कहलाती है। ठीक, अच्छा, स्पाइनल नर्व कितने निकलती हैं? हर बोन के नीचे से निकलेगी एक स्पाइनल नर्व, पेयर निकलेगा, पेयर, एक लेफ्ट को जाएगा, एक राइट को जाएगा। जैसे C1 के नीचे से निकलेगी तो C1 के नीचे से निकलेगी, एक राइट हैंड को जाएगी, एक लेफ्ट हैंड को जाएगी। ठीक, अच्छा, स्पाइनल नर्व सर्वाइकल रीजन में कितनी होती है? 8 होती है। थोरैसिक एरिया 12 होती है, और बाकी लंबर सैक्रल एरिया में 5-5 होती है। कॉकिजियल एरिया में 1 होती है। ठीक, कॉकिजियल नर्व निकलती है, कॉकिक्स बोन के पास से निकलती है कॉकिजियल नर्व। ठीक, आगे देखते हैं। प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड मेनिंजेस। जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है? वर्टिब्रल कॉलम से। जैसे हमारा ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है? क्रेनियम बोन से। ठीक, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है?
वर्टिब्रल कॉलम से, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये एक तरह से समझ लो जैसे शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। हम लोग जंप करते हैं, झटका लगता है बॉडी में, तो जो सीएसएफ फ्लूइड होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। और ये उसके बाद उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ब्रेन के ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है तो वो पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। एक तरह से झिल्ली होती है जो प्रोटेक्ट करती है बाहरी इन्फेक्शन से, बाहरी झटकों से, ठीक, मेनिंजस और सीएसएफ फ्लूइड दोनों मिलके, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन जेली जैसा एक सब्सटेंस होता है, ठीक, बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन है। ब्रेन नर्वस सिस्टम हमारा बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है, ठीक है, सबसे डेलिकेटेड। मेनिंजस आर 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये तो पता है आपको, 3 लेयर होती है, पाया, ड्यूरामेटर, आर्कनाइट, ठीक। लेयर ऑफ द मेनिंजस, ड्यूरामेटर, आर्कनाइट, पाया। ड्यूरामेटर क्या, आउटर टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, सबसे बाहर कौन सी होती है, ड्यूरामेटर, ठीक। उसके बाद आर्कनाइट होता है बीच की, जिसमें क्या वहां पर जब आर्कनाइट में क्या होता है, सीएसएफ भरा होता है, ड्यूरामेटर में नहीं भरा होता है। पहले ड्यूरामेटर, उसके बाद आर्कनाइट मैटर, उसके बीच में क्या भरा होता है, सीएसएफ। उसके बाद जो सबसे नीचे पाया मैटर होता है। पाया मैटर का क्या काम होता है, ये झिल्ली जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, वो कहाँ से चिपकी होती है, वो ब्रेन से चिपकी रहती है। अच्छा, ड्यूरामेटर और आर्कनाइट मैटर ब्रेन से चिपकी हुई नहीं रहती है। जब उसको डिसेक्शन करेंगे, ब्रेन की एनाटॉमी हम लोग देखेंगे, रियल ब्रेन को देखेंगे, तो मेनिंजस लेयर जब हटाएंगे तो ड्यूरामेटर और आर्कनाइट मैटर के बाद पाया मैटर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पूरी ब्रेन के जो गायरस सर्कस बने हुए थे उसमें चिपकी हुई रहती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो नर्वस सिस्टम एक लाइन से हमने बता दिया, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से के बाद जो नर्व निकलती है उसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। अभी तक क्या चल रहा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कुछ भी बताया मैंने। इसके बाद जो C1 C2 से जो नर्व निकलती हैं, हम लोग जब MRI देखते हैं पेशेंट की, तो उसमें क्या नर्व कंप्रेशन आता है ना, जैसे किसी लंबर स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है तो उसकी MRI निकालते हैं, MRI में क्या देखते हैं, यही तो नर्व देखते हैं, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कौन सी दब रही, कहते नहीं L4 L5 दब रही है, देखा कभी, सुना है? सर्वाइकल और लंबर का पेशेंट रहता है तो बोलते हैं C3 C4 नस दब रही, मरीज को समझाते हैं ना हम लोग कि आपकी 2 नस दब रही है, C3 C4 दब रही, इस वजह से आपको शोल्डर में पेन आ रहा है, ठीक है, हाथ में वीकनेस आ रही है, ऐसे बताते हैं ना पेशेंट को। क्योंकि पेशेंट आपके पास आता है तो MRI लेके आता है, तो हमें तो ये तो पता होना चाहिए ना MRI में कि स्पाइनल नर्व कहाँ है। जब पढ़े होंगे तभी तो पता रहेगा। अब मरीज आपसे पूछेगा, आप जब उसमें एक्सरे बॉक्स में लगाओगे एक्सरे, उसमें देखोगे तो मरीज आपसे सर पे खड़ा होकर पूछेगा, सर डॉक्टर साहब इसमें कौन सी नस दब रही है, तो आप उसमें ढूंढोगे थोड़ी ना, आप सीधे बताओगे ये है L1 L2, उसको समझाओगे तो खुद ही समझ जाएगा। और विजिबल होती है, पता है, MRI फिल्म में देखने को मिलता, दिखती है सारी स्पाइनल नर्व, आपने देखी है? देखो ऐसे हम बता रहे हैं, ऐसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब पेशेंट की MRI देखोगे, उसमें MRI में आपको साफ एक पिक्चर में डालूंगा, अभी इसमें दिखाऊंगा, तो उसमें क्या स्पाइनल नर्व आपको दिखेगी, जो बता रहे हैं C1 C2 C3 C4 से लेकर C8 तक 8 होती हैं सर्वाइकल में, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देख लेते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS जिसे बोलते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लिया एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर दैट एज अ सिस्टम carry sensory and motor information between the central nervous system and all organ and tissue of the body। बॉडी के जितने ऑर्गन हैं और जितने टिश्यू हैं उसे ब्रेन से कनेक्ट करने का काम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करने का काम किसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, ठीक। जैसे जो दर्द का एहसास होता है, यहाँ पर पिंच ऑफ गेट पेन होता है ना, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही लेकर जाता है। उसके बाद कहाँ से कनेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कनेक्ट करता है। कभी कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कैसे? रिफ्लेक्स, स्पाइनल कॉर्ड में एक समझ लो वो खुद से ही प्लान बना लेता है कैसे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कुर्सी पे कील लगी है और हम बैठे और बैठते ही हम पेन हुआ, झट से खड़े हो गए, तो ब्रेन तक तो सिग्नल पहुंचा ही नहीं, ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड ने खुद ही लेवल पे काम कर दिया।
ये तो छोटी मोटी चीज़ है ना। ब्रेन का काम क्या है? हायर फंक्शन को मैनेज करना। छोटी मोटी प्रॉब्लम को तो स्पाइनल कॉर्ड हैंडल कर लेता है। जैसे हम जब सो रहे होते हैं तो उस समय हम सपने देख रहे होते हैं। सपने देख रहे होते हैं, वो कौन देख रहा होता है? हमारा CNS देख रहा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सपने थोड़ी ना देख रहा होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख रहा होगा, सेरेब्रम ठीक सपने देख रहा है। उसके बाद हम सपने देखते देखते करवट लिए और हम बेड के किनारे आके गिरने लगे। तो गिरने लगे तो हमारा सेरेब्रम हमको बचाने नहीं आएगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमको गिरने से बचाएगा। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं? रिफ्लेक्स आर्च होता है। वो भी रिफ्लेक्स आर्च के बारे में बताएंगे, ठीक है। वो हमें सडन चीज़ों से बचाता है, ठीक, सडन होने वाले अटैक से बचाता है, ठीक। जैसे वो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म हो सकता, वो भी है। अचानक से शेर आ गया तो क्या करोगे? भागोगे कि सोचोगे भागे कि नहीं भागे? तो वो रिफ्लेक्स, वो भी रिफ्लेक्स है। उसमें क्या होता है? हमारी आंखों ने देखा सामने शेर खड़ा है, तो उससे क्या एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। ब्रेन, आंखें पहुंचाएंगे सिग्नल ब्रेन तक, ब्रेन को पता चलेगा अरे शेर आ गया, तो वो क्या करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन को सेक्रेट कराएगा। जब एड्रेनलिन हार्मोन को सेक्रेट कराएगा तो आपको भागने के लिए क्या चाहिए होगा? ब्लड की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी ना, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ाएगा ताकि आपकी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचे और तेजी से भागे, ठीक है। तो एड्रेनलिन जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, 4 गुना ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। कैसे? जैसे आपका कोई प्रियजन है, वो किसी भारी चीज़ के नीचे दब गया, तो ठीक है, आपके अंदर अचानक से 4 गुना ताकत आ जाएगी कि नहीं? तो वो ताकत कहाँ से आ रही है? ऐसे उठाने का नहीं, पत्थर उठा दो तो नहीं उठाओगे, लेकिन खुद का पैर दब गया है या किसी जानने वाले का खास मित्र का दब गया तो ताकत 4 गुना आ जाएगी। ऐसा हुआ था, एक अमेरिका में केस हुआ था। 2 बेटियों ने मिलके, नहीं सही सिंसियर बात है, 2 बेटियों ने मिलके ट्रैक्टर उठा के पलट दिया। उनके पिताजी का पाँव दब गया था। ये भी न्यूज़ में आया था, मैंने देखा था रिसेंटली। तो वो 2 बेटियों की फोटो भी छपी थी। उन लोगों ने, 2 बेटियों ने मिलकर पूरा ट्रैक्टर उठा दिया। तो जो ताकत कितनी आ गई, ट्रैक्टर कितना भारी होता है, ठीक है। तो वो एड्रेनलिन, वो भी रिफ्लेक्स का ही पार्ट है, ठीक है। जो चीज़ें अचानक से हो जाए हमारे शरीर में, वो रिफ्लेक्स, जैसे छींक अचानक से आ जाती है, रिफ्लेक्स। कफिंग, खांसी अचानक से आ जाती है। हम खाना खा रहे, खाना खाते खाते हमारे फूड पाइप की जगह खाना कहाँ चला गया? एयर पाइप में, विंड पाइप में चला गया। विंड पाइप मतलब ट्रैकिया में चला गया। तो ट्रैकिया में चला जाएगा तो हम लोग को इन्फेक्शन हो जाएगा ना, और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो वो तुरंत खांसी आ जाती है और सब पानी पिलाने लगते हैं। खांसी जब किसी को आती है, अरे पानी नहीं पिलाना चाहिए। जब खांसी आती है तो पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि बॉडी के जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है उसे काम तो करने दो। बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, उसे काम तो करने दो। खांसी आएगी, जब तक खांसी आएगी जब तक वो खाना खाते समय चावल से चला गया, जब तक खांसी आएगी जब तक वो निकल नहीं जाएगा। अगर तुम पानी पिलाने लगोगे तो फिर वो पानी सांस की नली में जा सकता है। इसलिए खांसते समय पानी नहीं पिलाना चाहिए। सब पानी पिलाने लगते, पता नहीं क्यों। खांसी आ रही तो पानी नहीं, पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो कफ को आने दो ताकि जो फंसा हुआ निकल जाए, ठीक है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द फंक्शनली डिवाइडेड इनटू 2 मेजर डिवीजन, सेंसरी एंड मोटर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। पेरिफेरल सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 चीजें, एक सेंसरी एक मोटर, ठीक। सिंपल सी चीज है, मुझे पिन चुभी, मुझे दर्द हुआ तो मुझे ये हाथ यहाँ से हटाना है। तो दर्द हुआ, वो एफरेंट जो है, एफरेंट डिवीजन सेंसरी नर्व लेकर जाएगी, तो वहां से हाथ हटाने का सिग्नल कौन देगा? मोटर नर्व, ठीक है। तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ से पेन चला, ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने सिग्नल दिया कि इसको हाथ हटाना है। तो किसको ऑर्डर दिया ब्रेन ने? मोटर नर्व के थ्रू हमारी इफेक्टार हमारी क्या होती है? मसल्स हमारी क्या है? इफेक्टार, ठीक है। ये याद रखना, ये आगे काम आएगा। बॉडी में इफेक्टार कौन होता है? मसल्स, याद रखना, ठीक है। द सेंसरी, जिसे एफरेंट बोलते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ता है। सेंसरी सेंस तो इधर से जाएगा ना ब्रेन तक,
मोटर और इफरेंट डिवीजन, ठीक, एफरेंट इफरेंट, एफरेंट इफरेंट, ठीक, एफरेंट ऊपर की तरफ, इफरेंट नीचे की तरफ। फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक में क्या हो गया, हमारी जो स्केलेटल मसल है वो हमारी कंट्रोल में है ना, तो सोमैटिक में आ गई। और हमारे जो डाइजेशन हो रहा है, खाना हमारी मर्जी से हजम हो रहा है, खाना तो अपने आप हजम हो रहा है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, विसरल। विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं, देखो सोमैटिक ये स्केलेटल मसल्स, बोन मसल्स हमारी सोमैटिक में आती है, लेकिन ऑटोनॉमिक में जो अपने आप हो जाए, जैसे हार्ट अपने आप बीट कर रहा है, डाइजेशन अपने आप हो रहा है, लीवर से सेक्रेट हार्मोन अपने आप सेक्रेट हो रहे हैं, एंजाइम अपने आप सेक्रेट हो रहे हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे विसरा को कंट्रोल करता है, ठीक। विसरा हमारे कौन से होते हैं, अभी वहां हॉस्पिटल में देखा था मैंने, तो पुलिस या डॉक्टर कहता है, क्या कहता है, जब पोस्टमार्टम होता है क्या कहता है, विसरा को वहां पे ले जाओ। कभी सुना है हॉस्पिटल में जब, अरे कहीं कोई इंसिडेंट होता है, ठीक, कोई जब कोई मरता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है ना, पोस्टमार्टम के बाद क्या होता है, उसका सैंपल ले जाया जाता है स्टडी करने के लिए। सैंपल ले आते हैं बॉटल में, बॉटल में रख के देते हैं, जैसे किसी के ब्रेन में इंजरी हो गई, वो पेशेंट डेड हो गया, ठीक है। जैसे पोस्टमार्टम में क्या होता है, कभी पता है तुम लोग क्या होता है, जैसे किसी ने गन इंजरी हो गई, बुलेट लग गई ब्रेन में, ठीक, तो उस ब्रेन को निकाल के, बाकी बॉडी दे दी, तो उस ब्रेन को निकाल के बॉटल में भर के, फार्मूलिन में डाल के बॉटल में भर के भेज दिया जाता है जांच के लिए फोरेंसिक लैब में, तो उसे बोलते हैं जाओ विसरा को लेकर जाओ। विसरा, 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 विसरा मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है। विसरा में क्या कहता है, ब्रेन आता है, हार्ट आता है, हमारे लंग्स आते हैं, मतलब बोन और स्केलेटल मसल को छोड़ के सब विसरा है। यूट्रस हो गया वो भी विसरा है, ठीक, सब कुछ विसरा। विसरा, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन बोलते हैं। जब विसरल ऑर्गन पूछा जाए तो मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन है, ठीक। भाई इतनी डिटेल को कोई नहीं बताएगा, तुम बता रहे, ठीक, काम आएगा तुम लोग। अच्छा, पेरिफेरल नर्व से निकल गई, आप लोग को पता चल गया, C1 से लेके, C1 यहाँ से निकलती है, C1 सर्वाइकल, C1 से लेके C1 कॉक्सिडियल नर्व तक सारी स्पाइनल नर्व है, ठीक। भाई हमारा यूरिनेशन भी तो कंट्रोल करती है स्पाइनल नर्व, ठीक है। जो कॉकिक्स से बोन निकलती है, कॉक्सिडियल नर्व, वो तो हम लोग का यूरिनेशन और पॉटी का वो तो सब कंट्रोल करती है, और ठीक है, वो तो स्पाइनल नर्व हो गई। उसके अलावा स्पाइनल नर्व का एक और पार्ट है जिसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो स्पाइनल नर्व हो गई और दूसरी कौन सी नर्व हो गई, क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व तो हमारी यहाँ से निकलती है स्पाइन से, जो स्पाइन से निकले वो सब स्पाइनल नर्व, ठीक। और क्रेनियल नर्व मतलब ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक, लेकिन जो क्रेनियम से निकले वो क्रेनियल नर्व, जो स्पाइन से निकले वो स्पाइनल नर्व, दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो हमारे हेड के जहाँ पर ये क्रेनियम जहाँ पे एंड होता है, ठीक, इसके अंदर की तरफ जो हमारा ब्रेन स्टेम था, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ब्रेन स्टेम जो था, उसमें से क्रेनियल नर्व निकलती है, ठीक। 12 पेयर क्रेनियल नर्व निकलती है, क्यों, और वो 12 पेयर क्रेनियल नर्व कहाँ सप्लाई करती हैं, ये तो स्पाइनल नर्व पता चल गया, हाथ को, पैर को, हमारे बॉडी के ट्रंक को सप्लाई करती है। जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व ये जो निकलती है, ये कहाँ सप्लाई करती है, हमारे शोल्डर के ऊपर के एरिया, शोल्डर के ऊपर, हमारे नेक और हेड के जितने ऑर्गन है उसको कंट्रोल करती है। क्या क्या कंट्रोल करती है आप देखते हैं, भाई हमारी माउथ है, हमारी नोज है, हमारी टंग है, हमारी आईज है, ठीक है, ये सब कंट्रोल करती है। तो क्रेनियल नर्व और नहीं, ठीक, 1 से लेकर 12 तक 12 पेयर होती है, एक लेफ्ट को एक राइट, मतलब पेयर में होती है, ठीक। अब मुझे लग रहा है आपको चेहरा देख के इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक। तो
क्रेनियल नर्व 1, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा। क्रेनियल नर्व 1 कौन सी है और क्रेनियल नर्व 12 कौन सी है, ये नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पूछे क्रेनियल नर्व 1 कौन सी है तो आप बताओगे ऑल्फैक्टरी, ठीक। तो क्रेनियल नर्व 1 है ऑल्फैक्टरी, ये याद करना पड़ेगा। ये मैं समझा सकता हूँ लेकिन याद तुमको करना पड़ेगा 12 के अंदर। क्रेनियल नर्व 1 जो होती है ऑल्फैक्टरी नर्व कराती है, वो स्मेल करती है। तो मतलब कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी नोज के अंदर, हमारी नोज के अंदर, यहाँ पर हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे सेंसर होते हैं, वो कहाँ तक जाते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब एक होता है, ठीक, इतना मोटा एरिया, एक फूला हुआ पार्ट होता है ऑल्फैक्टरी नर्व का, वो स्मेल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये समझो ऑल्फैक्टरी नर्व स्मेल करने का काम, ऑप्टिक नर्व देखने का काम, आंखों से भी तो नर्व निकल के जाती हैं, हमारे ब्रेन को कनेक्ट करती हैं। अब देखो हमारी आंखें कैसे देखती हैं, हमारी आंखों से क्या निकलती है, ऑप्टिक नर्व निकलती है, ठीक। ऑप्टिक नर्व ब्रेन को क्रॉस करते हुए कहाँ जाती है, हमारे ऑक्सीपिटल लोब में। जो विजुअल एरिया बताया था, ऑक्सीपिटल लोब हमारा क्या करता है, विजन के लिए। तो हमारी आंखों से जो विजुअल है, जो हमने देखा, वो कहाँ लेकर जाती है, हमारे ऑक्सीपिटल एरिया में, ऑक्सीपिटल लोब में। अगर किसी को डंडा मारा जाए यहाँ पर ऑक्सीपिटल एरिया में तो वो अंधा हो जाएगा, ठीक। अगर किसी के फ्रंटल एरिया में डंडा मार दिया तो वो बोल नहीं पाएगा। अगर किसी के पैराइटल लोब में मार दिया डंडा तो याददाश्त चली जाएगी, क्योंकि थिंकिंग होती है वहाँ से, ठीक। अगर किसी के कनपट्टी में मार दिया कोई चीज बहुत जोर से तो बहरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हियरिंग एरिया 44 और 45 नंबर एरिया यहाँ पे होता है, ठीक, वो हियरिंग के लिए होता है, ठीक। ऑक्यूलोमीटर, देखो ऑप्टिक नर्व का काम था देखना, उसके बाद ऑप्टिक, जहां पर ऑप्टिक वर्ड आएगा मतलब देखने की बात हो रही है, जहां ऑक्यूलो बात आ रही है, ऑक्यूलो, तो ये दोनों आंखों के लिए बात हो रही है। ऑप्टिक ऑक्यूलो दोनों आंखों के लिए बात हो रही है। ऑप्टिक मतलब देखना, चश्मे बनते हैं ना, ऑप्टिकल लिखा रहता है दुकान पे, ऑप्टिकल्स फलाना ऑप्टिकल्स, तो वहाँ देखने की, ऑप्टिकल मतलब देखना। तो ऑप्टिक नर्व देखने का काम करते हैं, सेंस ऑफ विजन। ऑक्यूलोमीटर क्या काम करती है, आई की मूवमेंट कराती है। हमें जो देखना है वो तो ऑप्टिक नर्व बताती है, लेकिन किधर देखना है तो वो कौन बताती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। जैसे हमें लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, तो हमारे आई बॉल के मूवमेंट होते हैं ना, जिसको कहते हैं आंखें मत मटकाओ, तो वो आंखें मटकाने का काम हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व कराती है, आई मूवमेंट, ठीक। ट्रोक्लियर नर्व एड्स मसल दैट मूव आइज। ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व दोनों का काम है, फिर याद रखना, ऑक्यूलोमोटर आंखों का मूवमेंट और ट्रोक्लियर जो मसल है वो भी आंखों का मूवमेंट, ठीक। ट्राइजेमिनल नर्व होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व, इसका काम है आंखों को, और टीयर ग्लैंड, आंसू निकलते हैं, कौन कंट्रोल करता है, ये ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक। अगर ट्राइजेमिनल नर्व किसी की डैमेज हो जाए तो आंसू नहीं आएंगे, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज हो जाए आंसू नहीं आएंगे। कोई पेशेंट आपको दिखा होगा कभी, हमारे तो आंसू ही नहीं आते, एक दो पेशेंट दिखे हैं, वो मैयत में जाए तो भी आंसू नहीं निकले उनसे, ठीक है। तो स्कैल्प, हमारी स्कैल्प होती है ना, इसमें खुजली होती है, स्कैल्प में खुजली होती है ना, तो स्कैल्प, अगर स्कैल्प में यहाँ पर सेंसेशन लॉस हो जाए तो मतलब ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज हुई है, ठीक है। फोरहेड, ये हमारा फोरहेड भी ट्राइजेमिनल नर्व कंट्रोल करता है, ठीक। टीथ, गम्स, लिप्स, मतलब आप देखो ट्राइजेमिनल नर्व के ज्यादा फंक्शन है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व के, ठीक है। माउथ की मसल, हम जो बोल रहे हैं, ये मूवमेंट, ये सब कौन करा रहा है, ट्राइजेमिनल नर्व। हाँ, लिपस्टिक लगाने के बाद, तो ये ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक। और गम्स, लिप्स, माउथ मसल्स, हमारे मुंह, जो मुंह चढ़ाने वाली मसल्स होती है, ये नर्व होती है, ये मुंह बनाते हैं ना, तो ये ट्राइजेमिनल नर्व का काम है। अगर ये किसी का पैरालिसिस हो गया, अभी मिलेगा आपको ऐसा फेशियल नर्व पैरालिसिस, आपने सुना होगा ना, फेशियल नर्व पैरालिसिस,
ठीक है, ट्राइजेमिनल समझ गए, इसके आंखों में और स्कैल्प में, फोरहेड में, दांत में, गम्स में, लिप्स में, माउथ में, ठीक, ये एरिया कवर कर रहा है। ठीक, एब्ड्यूसेंट नर्व, एब्ड्यूसेंट भी हमारी जो है ये आइज के लिए ही होती है। ठीक है, आइज के लिए 3 नर्व बनी हुई है आई बॉल मूवमेंट के लिए, एक विजन के लिए और 2 आई बॉल मूवमेंट के लिए। फेशियल नर्व ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। फेशियल नर्व यहाँ से निकलती है, कभी किसी को यहाँ थप्पड़ मत मारना, नहीं तो उसका अगर किसी को बहुत जोर से यहाँ पर थप्पड़ मार दिया तो यहीं पर होती है फेशियल नर्व, यहीं से निकलती है, उसकी 5 ब्रांचेस निकलती है। ठीक है, फेशियल नर्व यहाँ से ऐसे निकलती है। ठीक, अगर यहाँ किसी को जोर से थप्पड़ मार दिया तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, परमानेंट टेढ़ा हो जाएगा। क्यों? फेशियल नर्व डैमेज हो जाएगी। तो बेल्स पैल्सी सुना है? बेल्स पैल्सी, चेहरे का लकवा सुना है? चेहरे का लकवा ऐसे में हो जाता है, एक तरफ झूल जाता है, ये आँख, एक आँख बंद हो जाती है, मुंह में हवा भरने को बोलोगे हवा नहीं भर पाएगा, पानी पीने को बोलोगे तो पानी यहाँ से लीक कर जाएगा, एक तरफ की पैरालिसिस हो जाएगी, जिसे फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक, या उसे बेल्स पैल्सी को बोलते हैं। अच्छा, ट्रेन से बहुत लोग खिड़की निकाल के झाँकते नज़ारे लेते हैं, उसमें भी बेल्स पैल्सी हो जाता है। ठीक, क्या होता है, यहाँ की नसें सिकुड़ जाती हैं, जो नर्व से फेशियल नर्व वो कंप्रेस हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो कुछ दिनों 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अपने आप ठीक हो जाता है। फिर जैसे ट्रेन से कोई खिड़की बाहर निकाल रहा है, हवा ले रहा है ठंडी ठंडी, तो उसकी ये फेशियल नर्व श्रिंक हो जाती है। ये साथ में फिजियोथेरेपी के भी साथ बताता चल रहा था कि काम है। ठीक है, तो वो 1 महीने बाद ऑटोमेटिक सही हो जाती है। आपको क्या करना है, 1 महीने उसकी फिजियोथेरेपी करानी है। आपको पता है कि वो 1 महीने बाद सही हो जाएगा, लेकिन 1 महीने उसकी फिजियोथेरेपी कराओगे। ठीक है, अब पेशेंट ये कहते हो कि एक महीने बाद देख लो, 1 महीने बाद अपने आप सही हो जाता है, तो तुमसे फिजियोथेरेपी कराएगा। भाई कल ट्रेन से जा रहा था, शाम को आया तो उसकी हवा लगती है, वो टेढ़ा हो गया, वो आपके पास आया, आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दो। ठीक, मसल स्टिमुलेटर लगाओ, इसकी जैतून के तेल से मालिश किया करो, ये सब चीज़ें उसको बताओ। ठीक है भाई, तुम तो मसल स्टिमुलेटर लगाओगे ना, वो कुछ एक्सरसाइज कराओगे, मुंह फुलाओ। ठीक, उसको एक्सरसाइज कराओगे। ठीक, फेशियल नर्व क्या काम क्या है, यहाँ से निकलती है फेशियल नर्व, इस पॉइंट से, कान के नीचे से, और इसकी 5 ब्रांचेस चली आती हैं, पूरे चेहरे को सप्लाई करती हैं। ठीक, इसका काम क्या है, टेस्ट का। जो इस तरह का पेशेंट होगा, चेहरे की पैरालिसिस हो जाएगी, मुझे एक बार हो चुकी है, हाई स्कूल में जब मैं था, मैं कूलर में सो गया था, नहा के आया, कूलर में सो गया था। ठीक है, तो हमारे टीचर हमको मारते नहीं थे, सब बता देते कि इसको ये दिक्कत है, इसको मारो नहीं। तो ठीक है, हाई स्कूल में हुआ था, मुझे ठीक हो गया था, फिर 15 दिन में ठीक हो गया था। तो इसका तो ये कैसा महसूस होता है मुझे पता है। तो फेशियल में क्या था, टेस्ट चला जाएगा, तो जब उस समय मैं खाना खाता था, खाने का स्वाद नहीं आता था। तभी आप फिजियोथेरेपिस्ट बने? हाँ, हो सकता है। कैसे से बताओ, जब मैंने एडमिशन लिया था फिजियोथेरेपी में, तो हमको पता ही नहीं था इसमें होता क्या है। फिजियोथेरेपी होता क्या ये भी नहीं पता था मुझे, इसमें होता क्या ये नहीं पता, मुझे नहीं पता था। मुझे पता था कि डॉक्टर बन जाएंगे, मरीज ठीक करेंगे, सब लोग डॉक्टर कहेंगे। ठीक है, तो फेशियल नर्व जब डैमेज, फेशियल नर्व का काम क्या है, स्मेल का टेस्ट करना, खाने का स्वाद पता लगाना। फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन भौहें उठाना, ये हो गया, मुंह सिकोड़ना। ठीक है, ये हमारा आंख मारना, ये भी हो गया हमारा फेशियल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, फेशियल नर्व। ठीक, जब 7 क्रेनियल नर्व की बात आएगी तो फेशियल नर्व, और कौन सी नर्व तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नर्व कौन सी है, फेशियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइजेमिनल नर्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाई इंपॉर्टेंट सारे यहाँ ऑप्टिक भी है। ठीक, लेकिन ये इनके फंक्शन ज़्यादा है ना, ऑप्टिक नर्व का तो एक ही फंक्शन है, चलो देखना, लेकिन इनके फंक्शन ज़्यादा है ना भाई। टेस्ट भी कंट्रोल कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन भी, और टीयर और सलाइवा, खाना खाते समय सलाइवा निकलता है, मुंह में पानी आता है, रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आता है जैसे, तो वो सैलिवरी ग्लैंड को कौन, फेशियल नर्व कंट्रोल करता है। ठीक है,
अब कैसे आता मुंह में पानी? हमने सामने मिठाई देखी, जैसे जो भी पसंद है, किसी को मोमो पसंद, जो भी पसंद है, ठीक, आंखों ने देखा, ब्रेन को सिग्नल दिया कि सामने मोमो है, ठीक, तो ब्रेन ने किसको सिग्नल दिया? फेशियल नर्व को। फेशियल नर्व फिर क्या कराएगी? हमारे इफेक्टार पे जाएगी। इफेक्टार कौन होती है? या तो मसल होती है या तो ग्लैंड्स। इफेक्टार कौन सी होती है? या तो मसल्स होंगी या तो ग्लैंड। तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स लगी होती हैं मैंडिबल के नीचे, उसको स्टिमुलेट करेगी। फेशियल नर्व से स्टिमुलस आए, ब्रेन से स्टिमुलस आएगा फेशियल नर्व में, फेशियल नर्व से हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक, वहां से क्या सेक्रेट होगा? सलाइवा। तभी ऐसे देख के मुंह में पानी आता है। हाँ, ठीक है। टाइम हो गया। इसको तो कंप्लीट कर लें, ठीक है। वेस्टिब्युलोकॉक्लिया, इसमें नाम में आ रहा है वेस्टिब्युलोकॉक्लिया, मतलब कान की है। वेस्टिब्युलोकॉक्लिया कहाँ पर जाए बोलते हैं? हमारे कान में। हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, हियरिंग और इक्विलिब्रियम। तो वेस्टिब्युलोकॉक्लियर काम सुनने का करती है, हम सुन पाते हैं, और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसे कंट्रोल करती है? वेस्टिब्युलोकॉक्लियर नर्व इक्विलिब्रियम कैसे कंट्रोल करती है? जैसे हमारे कान में हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, पहाड़ पे, सुनो, हम लोग जैसे पहाड़ के किनारे खड़े हैं, एकदम किनारे पे, ठीक, वहाँ हवा चलती है, तो हम लोग के अगर कान को बंद कर दिया जाए तो हम लोग अपने बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएंगे ठीक से, क्योंकि हमारे कान में जो हमारी हवा जाती है ना, उससे हमें चीज़ों का एहसास होता है, कितनी स्पीड से हवा आ रही है, ठीक है। अरे भाई, एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे पास सब चीज़ का एग्जाम्पल रहता है। कार में बैठे हो, कार का जब शीशा बंद कर दो, उसके बाद कार किस स्पीड से चल रही है आइडिया नहीं मिलता, ठीक। इसी तरह अगर हमारे कान बंद कर दिए जाएं तो हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, हम किस माहौल में, हमें पता नहीं चलेगा। कहीं पार्टी हो रही है, वहाँ आपने कान बंद करके पार्टी में जाओगे तो क्या पता चलेगा, ठीक है। तो वेस्टिब्युलोकॉक्लियर नर्व क्या करती है? हियरिंग और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस शरीर का। जैसे हम यहाँ किनारे खड़े हैं तो हमें आगे गिर जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं गिर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा बॉडी मसल्स क्या है, ये जो नर्व है वेस्टिब्युलोकॉक्लियर, ये बना रही है इक्विलिब्रियम। ग्लॉसोफेरिंजियल मतलब फेरेंस कहाँ होता है? गले में होता है, ठीक। ग्लॉसोफेरिंजियल मतलब हमारा फेरेंस को कंट्रोल करती है, टॉन्सिल को कंट्रोल करती है, जीभ को कंट्रोल करती है, कैरोटिड आर्टरी को कंट्रोल करती है, और ये भी हमारी सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो फेशियल नर्व से भी सलाइवा निकलती है, और ग्लॉसोफेरिंजियल से भी। वैगस नर्व हमारा खाने को निगलने में हेल्प करती है, ठीक है। स्वॉलोइंग, हार्ट की मसल्स को, दिल को धड़कने में हेल्प करती है, ठीक है, सही तरीके से दिल वर्क करे, धड़के, ठीक है, उसके लिए वैगस नर्व। हिचकी आने लगती है कभी कभी, हिचकी आई कभी, तो वैगस नर्व का स्टिमुलेशन हो जाता है तो हिचकी आने लगती है, ठीक। एक्सेसरी नर्व, 11th एक्सेसरी नर्व क्या होती है? मसल्स ऑफ शॉर्ट पैलेट, फाइनेंस एंड डायरेक्ट एंड नेक। हमारी नेक के आसपास की, हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारी नेक की मसल्स भी हेल्प करती है सांस लेने में, तो ठीक है, नेक की मसल्स और सॉफ्ट पैलेट पीछे, जब खाना हम लोग लेते हैं तो पहले ये हार्ड पैलेट पड़ता है पहले, उसके बाद पीछे और जाओगे सॉफ्ट पैलेट पड़ता है, खाने को निकलने में वो भी हेल्प करता है, ठीक है। फेरिंक्स और लैरिंक्स का क्या काम है? लैरिंक्स का क्या काम है? ए भाई, लैरिंक्स का क्या काम है? लैरिंक्स का काम होता है खाने को पेट तक ले जाने का, ठीक, अंदर भेजने का। जैसे द्वारपाल होता है, दरवाजे पे गार्ड होता है, तो फेरिंक्स समझ लो, खाना हमने मुंह में चबाया तो जब निकलते हैं तो हमारे ईसोफेगस में जाने से पहले फेरिंक्स उसको भेजता है अंदर, ठीक। लैरिंक्स, हम खाना खाते समय आप बोल नहीं सकते, ठीक, बात करते करते नहीं खा सकते, तो लैरिंक्स और फेरिंक्स इन चीज़ों को बैलेंस करते हैं।
जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं उस समय खाना नहीं खा सकते, खाना खाते खाते हवा आप नहीं खींच सकते, ठीक। तो लैरिंग्स और फाइरिंग के बीच में एक दरवाजा लगा होता है, ठीक। तो एक वर्क करेगा, जब आप सांस लोगे तो खाना नहीं खा पाओगे, खाने का रास्ता बंद हो जाएगा एसोफेगस का। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स में हमारा साउंड बॉक्स होता है, जैसे पेटीएम वाला साउंड बॉक्स नहीं आते हैं, पेटीएम करो बोलता है जैसे, तो वैसे ही हमारा यहाँ पे लैरिंग्स के पीछे क्या लगा होता है? साउंड बॉक्स। हमारी आवाज कहाँ से निकलती है? लैरिंग्स के पीछे साउंड बॉक्स होता है, ठीक। वोकल कॉर्ड, जैसे गिटार में क्या होते हैं? गिटार में क्या होते हैं? कॉर्ड होते हैं। ए भाई, गिटार में कॉर्ड होते हैं, जैसे कॉर्ड बजते हैं तो हमारे यहाँ वोकल कॉर्ड होता है, ठीक। वोकल कॉर्ड मतलब साउंड प्रोड्यूस करने का काम आता है वोकल कॉर्ड। हाइपोग्लॉसल जीभ का मूवमेंट कराती है, जीभ का मूवमेंट, ठीक। हाइपोग्लॉसल नर्व जीभ का मूवमेंट, वो अमिताभ बच्चन ने पिक्चर में करता था ना, ऐसे करता था ना, तो हाइपोग्लॉसल नर्व का काम है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक।